अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो इंग्लैंड के ईटीए के बारे में बात करेंगे। आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी और काफ़ी दोस्तों के इस पर कमेंट आए हैं। इंग्लैंड की तरफ से एक नई अपडेट सामने आई है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जर्मनी का भी एक अहम ऐलान है। लाजमी तौर पर जो दोस्त जर्मनी में जाना चाहते हैं और इस नए अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाजमी तौर पे उठाएं। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी का 15 साल के बाद मिलना शुरू होगी, इस पे बात करेंगे। कनाडा या स्विट्ज़रलैंड इमिग्रेंट्स के लिए कौन सा बेहतर है, ख़ास तौर पे नेशनलिटी लेने के बाद अगर इन दोनों ममालिक में से एक को चूज़ करना हो तो किसको चूज़ करना चाहिए। इस पर कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं इस चैनल पे और इन्फो टीवी जो चैनल है उस पर। तो इस पर बात करेंगे तफसीली और इस पर मैं बताऊँगा आपको कुछ अच्छी और कुछ बुरे पॉइंट्स दोनों मालिक पे, जहाँ पे आप फिर डिसाइड कर सकेंगे कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले तो इंग्लैंड के ईटीए पे बात करते हैं। इंग्लैंड के ईटीए के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनाउंस हो चुका है, आनकरीब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी दोस्तों ने ये पूछा कि कब इम्प्लीमेंट हो रहा है। कुछ दोस्तों ने कहा कि हम चंद दिनों में जाने वाले हैं, चंद हफ्तों में जाने वाले हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको कमेंट में बताया था कि ये अक्टूबर से लॉन्च होगा। अब जो नई अपडेट सामने आई है यूके की तरफ से, तो उन्होंने भी अक्टूबर की 15 तारीख जो है वो कही है कि अक्टूबर की 15 तारीख से ये लागू करने जा रहे हैं। लेकिन सही तौर पे इस पे अमल जो है वो नवंबर में होगा। असल में ये ईटीए क्या है, जिन दोस्तों को नहीं पता वो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ये उन ममालिक के लिए होता है जिन ममालिक के लिए वीज़ा ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क से इंग्लैंड जाते हैं अब, तो आपको सिर्फ टिकट ख़रीदना पड़ती है और वहाँ पे आप चले जाते हैं, बशर्ते कि आपके पास नेशनलिटी हो किसी भी यूरोपीय कंट्री की। तो वहाँ पे आप 90 दिन के लिए रह सकते हैं। ये याद रखें, काम नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि अब ईटीए के बाद आप सिर्फ टिकट नहीं लेंगे बल्कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और 10 पाउंड फ़ीस जमा करवाएंगे और तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि 5 साल तक वैलिड होगा। और वो 5 साल के दौरान आप जा सकते हैं और 90 दिन वहाँ पे रह सकते हैं। अगर मज़ीद रहना होगा तो एक मरतबा आपको एग्ज़िट करना है और फिर आप इंटर हो सकते हैं, दोबारा से 90 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है। असल में इस पर 10 पाउंड वो फ़ीस भी चार्ज करेंगे, दूसरा आपका डाटा भी महफूज रखेंगे। ये 2 मकासद हैं इसके लिए। अब ये नई अनाउंसमेंट क्या आई है? नई अनाउंसमेंट ये आई कि 15 नवंबर से इंग्लैंड इस पर अमल करने जा रहा है, इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन पहले मरहले में अभी तक जो है वो यूरोप इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें जो पहले मरहले में शामिल की गई हैं वो की गई हैं अरब रियासतें। इसमें बहरीन है, ओमान है, मस्कत है, शारजा, दुबई, यूएई की जो रियासतें वो है, सऊदी अरेबिया है, वो ममालिक, और कतर भी शामिल किया गया है। वो ममालिक जहाँ अरबी ममालिक जिनकी फ्री एंट्री है यूके में, उनके लिए ईटीए को लॉन्च किया गया है और ये नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। ये याद रखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक तक लागू हो जाएगा जिन जिन ममालिक की फ्री एंट्री है। ये सेम लाइक इसी तरह जिस तरह भी कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है। यानी कि वहाँ भी अगर आप जाते हैं किसी भी ऐसी कंट्री से जहाँ पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए आपको ईटीए पास करवाना पड़ता है। सेम लाइक उसी तरह अब यूके ने भी ये लॉ पास कर दिया है और अब आप अगर यूके जाना चाहेंगे तो आपको ईटीए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वो क्लियर करवाना होगी। दोस्तों, इसकी मज़ीद डिटेल के लिए आपको नीचे मैं लिंक दे दूँगा। जो नई अपडेट सामने आई है आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। जर्मनी की तरफ से कुछ नई अनाउंसमेंट सामने आई है, कुछ नई जॉब्स की ऑफ़र की गई है ख़ास तौर पे यूरोपियन लोगों के लिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो नेशनलिटी लेने के बाद जर्मनी जाने का सोच रहे हैं। बिलाशुबा जर्मनी यूरोपीय यूनियन में ना सिर्फ बल्कि दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सैलरी रेट बहुत अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ पे ख़ास शोबों में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इमिग्रेशन जो कवानीन है उनको बहुत नरम करने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे रिलैक्सेशन आने वाले वक्त में देखी जा सकती है। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे इमिग्रेंट्स को था कि वो फैमिलीज़ को उस वक्त नहीं बुला सकते थे जब तक फैमिली जर्मन लैंग्वेज नहीं कर लेती थी। नई हुकूमत ने ये भी कहा है कि हम वो भी रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं। तो उधर नेशनलिटी का जो टाइम पीरियड है वो भी कम होने जा रहा है, यानी कि 8 साल से 5 साल
करने जा रही है जर्मन हुकूमत। वहाँ पे नेशनलिटी आसानी के साथ मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जर्मनी आने वाले वक्त में अच्छा मुल्क साबित हो सकता है इमिग्रेंट्स के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे बेशुमार जॉब्स की ऑफ़र की गई है। लिंक नंबर 2 नीचे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके तमाम जॉब्स को ख़ुद भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं अमूमन तौर पे कहता हूँ कि कोई भी स्किल जो है वो अगर आपको आती है तो आपके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो यहाँ पे नीचे जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का काम जो जानते हैं उनका बेशुमार वहाँ पे जॉब्स ऑफ़र्स हैं। 2800 यूरो तक जो है वहाँ पे सैलरी है। उसके साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी बेशुमार वहाँ पे जॉब्स हैं। इसके अलावा और बेशुमार शोबे हैं जहाँ पे जर्मनी को बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है, आप क्लिक करके उसको ख़ुद भी रीड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र वहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है। यहाँ पे एक बात और ऐड करता चलूँ कि जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है किसी भी यूरोपीय मुल्क का और उनके पास अब नेशनलिटी आ चुकी है या आने वाली है, उनके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे ड्राइविंग की बेशुमार जॉब्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी 15 साल बाद मिलने की। यहाँ पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि अगले महीने इलेक्शन है और बहुत ज़्यादा चांस बनते जा रहे हैं कि वॉक्स और पेपे, क्योंकि मिल के इन्होंने कहा है कि हम जो है अगर जीतते हैं तो मिल के हुकूमत बनाएंगे। तो अगर इनकी हुकूमत आ जाती है और जिसके चांसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो क्या जैसे वॉक्स और पेपे ने कहा था, पार्लियामेंट में एक बिल भी इन्होंने पास किया था, करवाने के लिए जमा करवाया था, पास पेशोई ने नहीं होने दिया कि जो गैर मुल्की हैं उनके लिए 15 साल की मुद्दत होनी चाहिए। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि इटली में जो इस वक्त हुकूमत है वो 3 ऐसी पार्टियों की है जो कि गैर मुल्कियों के इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं और वो नेशनलिज्म पार्टीज़ अपने आप को कहते हैं। तो उनका भी यही ख्याल था और उन्होंने भी यही कहा था कि हम अगर आएंगे तो 15 साल बाद इमिग्रेंट्स को जो है वो मिला करेगी नेशनलिटी, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि एक निज़ाम होता है पार्लियामेंट में, जो साबका कानून पास हुआ होता है हमेशा नंबर उससे ज़्यादा होने चाहिए अगर उस कानून को रिजेक्ट करना हो। अगर आपके पास वो नंबर नहीं होते, एक भी कम होता है, तो आप उस कानून को तब्दील नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा चांस हैं कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर खुदा न खास्ता होता भी है तो ये इतना आसानी के साथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में जाया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के कवानीन है इमिग्रेंट से रिलेटेड, ख़ुद स्पेन की अपनी मजबूरियाँ, इनको इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इमिग्रेंट यहाँ पे नहीं होंगे तो इनका जो सिस्टम है वो मफलूज हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। इस वजह से बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस तरह का कानून पास हो पाएगा। अब बात करते हैं कनाडा या स्विट्ज़रलैंड की। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आया कि नेशनलिटी के बाद कनाडा जाना चाहिए या स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए, कौन सा बेहतर है। हर बंदे की, हर फैमिली के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, अपने मुताबिक उन्होंने फ़ैसला करना। मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बता सकता हूँ जो अच्छे और बुरे हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि स्विट्ज़रलैंड में जाने का अगेंस्ट टू कनाडा ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नेशनलिटी के बाद आपको वहाँ जाके नए सिरे से डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ेंगे। अगर आप कनाडा मूव होते हैं तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के सिलसिले में भी। और स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है, आपको पास यूरोपियन नेशनलिटी होगी, वहाँ पे जाके आप इजीली टैक्स नंबर इशू करवाएंगे और काम शुरू कर देंगे। उसके बाद बड़ा जो लॉस है वो है वेदर का भी। वेदर जो है वो कनाडा का कंपेयर टू स्विट्ज़रलैंड इंतहाई बुरा है। वहाँ पे बर्फ़बारी और मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है कंपेयर टू स्विट्ज़रलैंड। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से तकरीबन सेम है। स्विट्ज़रलैंड में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप कनाडा में देखें तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है कनाडा को वो मिलता है लैंग्वेज का। कनाडा में क्योंकि मेन लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश है और सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में मिक्सचर है। वहाँ पे जर्मन भी बोली जाती है, इटालियन भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है और इस तरह की मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं वहाँ पे बोली जाती हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग वहाँ पे रहते हैं। जहाँ तक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू का तल्लुक़ है वो भी तकरीबन स्विट्ज़रलैंड की कंपेयर टू कनाडा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप टैक्सेस की बात करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड के टैक्स कंपेयर टू कनाडा ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे अगर मेडिकल की बात करें तो कनाडा में वो वेलफेयर सोशल कंट्री है,
वहाँ पे मेडिकल फ्री है, लेकिन कंपेयर टू स्विट्ज़रलैंड मेडिकल फ्री नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में आपको पे करना पड़ता है और वहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस की सूरत में अच्छी खासी अमाउंट पे करना पड़ती है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों मालिक की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। जो मैंने आपको मेन थी वो बता दी हैं। अब आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे बेहतर तौर पे एडजस्ट हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।